वेलकम्स यू ऑल। आज ये 8वां एपिसोड है। इसमें एक नई किताब के साथ हाजिर होते हैं। ये किताब है विनायक दामोदर सावरकर की 6 ग्लोरियस इपोक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। वी.डी. सावरकर एक बड़ा नाम है और आज के भारत में इसका बड़ा दबदबा है। ये 1883 में पैदा हुए, 1966 में इनका डेथ हो गया। हिंदू महासभा के सदर रहे बरसों तक और मौत से 2-3 साल पहले उन्होंने ये किताब लिखी हिंदी में, फिर इसके साथ साथ मराठी में, मराठी उनकी ज़बान थी, और फिर बाद इंग्लिश में उनके 71 में छपी। वो उन्होंने देखा। सावरकर एक शायर, नावल निगार और इसके साथ एक बैरिस्टर थे जो तन मन धन से अपनी कौम के लिए सरगर्दा थे, फिदा थे। इन्होंने लिखा ये है कि भारतीय हिस्ट्री में बहुत सी चीज़ ग्लोरियस है, लेकिन वो ग्लोरियस चीज़ें, वो इपोक्स या एरास जो इंडियन हिस्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सिर्फ 6 हैं। इंडियन हिस्ट्री से मुराद या हिंदू हिस्ट्री है। ग्लोरियस इपोक्स का उन्होंने हिंदी में उन्होंने गौरवशील युग कहा है, काबिल फ़ख्र अतवार, या उन्होंने स्वर्णिम सुनहरे अध्याय कहा है। तो बहरहाल ये अहम किताब है। इसमें पहला ग्लोरियस इपोक है जो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य से मुताल्लिक है। ये 4th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा की बात है। कहते ये हैं कि गैर मुल्कियों का फॉरनर्स का पहला हमला सिकंदर था, अलेक्जेंडर का था। यूनान के अलेक्जेंडर का पहला हमला इंडिया पर हुआ, जिसमें इंडिया हार गया, भारत हार गया। पोरस को शिकस्त हुई और पोरस को फिर उसने राजा बरकरार रखा, लेकिन सिक्का चलता रहा सिकंदर का। उस वक्त टेक्सिला में जो यूनिवर्सिटी थी, उसमें 2 लोग पढ़ते थे, एक उस्ताद और एक शागिर्द का नाम है। उस्ताद का नाम था चाणक्य, ब्राह्मण चाणक्य वहाँ उस्ताद थे, और उनके शागिर्द जो थे, डिसिपल थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। इन लोगों ने उस वक्त बहुत बड़ी हुकूमत थी पाटलिपुत्रा की, मगध की। पाटलिपुत्रा जो उसकी राजधानी थी, उस पर कब्जा किया, और फिर उन्होंने वहाँ ऐसी लड़ाई लड़ी कि इन गैर मुल्कियों का, जिन्हें यवन कहा गया है, इनका यहाँ देश निकाला हुआ। यवन का मतलब, ये संस्कृत टर्म है, उन्होंने कहा यवन का मतलब गैर मुल्की तो है ही, लेकिन ये गैर मुल्की जो थे ये वैदिक टाइप के लोग थे यूनान के, और कल्चर्ड थे, नॉलेजेबल थे, सिविलाइज थे। मुसलमानों को जो बाद में हमलावर की हैसियत से आए, उनको यवन कहना सही नहीं, वो मलेश थे। मलेश का मतलब है वो अनक्लीन और लोली, और इसके अलावा अनकल्चर्ड, डिस्ट्रक्टिव, ये इस तरह के जो बाद के लोग हैं, वो उनको उन्होंने ये नाम दिया है। तो हम एहसास कर दें कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिल करके इनको वापस भेज दिया, और उस वक्त सेलुकस जो वहाँ का उनका जो कमांडर था अलेक्जेंडर का, उसको हार हुई और उसको अपनी बेटी देनी पड़ी। और ये जो यूनानी थे वो हिंदुकुश के वेस्ट में एक जगह है बैक्टीरिया के नाम से, वहाँ महदूद हो गए। तो ये पहला जो है वो ग्लोरियस एपिसोड है। उसके बाद दूसरा एपिसोड जो है वो है पुष्पामित्रा। पुष्पामित्र या पुष्पामित्रा जो है
ये सेकंड सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा की बात है। ये इन्होंने यमन यानी ग्रीक्स को पूरी तरह से निकाल बाहर किया। 100 साल के अरसे में ये ग्रीक काफ़ी मजबूत हो गए और उन्होंने बड़ा सर उठाया। इस दौरान चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार था, अब बिंदुसार का बेटा अशोक था। अशोक जो है वो अशोक जिसे अशोक का अशोक द ग्रेट कहते हैं या अशोक आज़म कहते हैं। इन्होंने बुद्धिस्ट धर्म कबूल कर लिया और वो सारी दुनिया में उन्होंने बुद्धिस्ट धर्म को फैलाया, उनका बड़ा नाम है। लेकिन विनायक सावरकर को वो एक आंख नहीं भाते। कहते हैं कि इससे भारतीय कौम कमज़ोर हुई। नॉन वायलेंस का उन्होंने सिलसिला शुरू किया और जो पैसिफिक लोग थे, लड़ने वाले नहीं थे, उन्होंने कमज़ोर किया और इस तरह से उन्होंने बड़ी शिकायतें हैं उनको। अशोक उसका एक अलग मौजू है। तो इस दौर में बैक्टीरिया के जो यूनानी थे वो 100 साल में काफ़ी ताकतवर हो गए और उन्होंने हमले करने शुरू किए। तो उस वक्त मौर्य जो है आखिरी बादशाह बृहद्रथ जो था वो आखिरी बादशाह था, बड़ा कमज़ोर था। उसका कमांडर था पुष्पामित्र, वो एक ब्राह्मण कमांडर था। उसने और वो एक वैदिक मजहब को मानने वाला था। उसको कमांडर इन चीफ बनाया मित्र ने। बृहद्रथ ने कमांडर बना रखा था। उन्होंने इन यूनानियों को कुचल दिया, उन्हें ढकेल दिया, भारत से निकाल दिया और उसके बाद एक दिन उन्होंने आखिरी राजा जो थे मौर्यों के उसको कत्ल कर दिया और ख़ुद राजा बन बैठा। उसके बाद उसने पूरे वैदिक रसूम के साथ उसने काम किया। इसमें वो कहते हैं कि आंध्रा और कालिंगा के जो दूसरे वैदिक राजा थे उन्होंने तो बहुत मुकाबला किया, लेकिन बुद्धिस्टों का रवैया अच्छा नहीं था। लेकिन यूनानियों ने कभी हिंदुस्तान पर हमला नहीं किया। तो इस तरह से ग्लोरियस ये दौर है। ये एक तीसरा जो ख़ास बात है, जो तीसरा थर्ड ग्लोरियस इपोक्स है, उसके बारे में कहते हैं कि उन्होंने साकार कुषाण ट्राइबल्स को कुचल दिया। उस वक्त वेस्ट में जिधर से अलेक्जेंडर आए थे 3 ट्राइबल्स बड़े ज़्यादा थे। हिंदू कस्ट के वेस्ट में साका थे, उसके बाद कुषाण थे, उसके बाद खून थे। खून जो थे चाइनीज़ ओरिजिनली थे। खून हमला करते कुषाण पर और कुषाण उसके बाद हमला करते साका पर और साका हमला करते पंजाब में, सिंध में और भारत के मुख्तलिफ इलाक़ों में। तो ये बड़ा एक चला हुआ था सिलसिला। तो 4th सेंचुरी कॉमन एरा में ये इनकी ताकतें बहुत बढ़ गई थी। इन साका और कुषाण ट्राइबल्स को जिसने ख़त्म किया उनका नाम है विक्रमादित्य। ये विक्रमादित्य कौन थे? ये विक्रमादित्य जो थे वो उस वक्त साका ट्राइबल्स को साउथ इंडिया के आंध्रा और मालवा के राजाओं ने कुचला, फौजों ने कुचल दिया। दूसरी तरफ कुषाण जो थे वो बहुत ताकतवर थे। कुषाण में ये एक राजा हुआ है कनिष्क। कनिष्क ने बुद्ध धर्म को कबूल कर लिया था और कनिष्क के दौर में बुद्धों की सेकंड काउंसिल हुई, जिसमें बुद्ध धर्म की शक्ल बदल गई। वो शक्ल जो अशोक के ज़माने में थी वो ख़त्म हो गई, दूसरी शक्ल आई। लेकिन कनिष्क ने चाइना में और मुख्तलिफ इलाक़ों में मुल्क के बाहर बुद्ध धर्म को खूब फैलाया, उन्होंने कबूल किया। और कनिष्क का जो पोता था वो वैदिक धर्म उसने कबूल कर लिया था, लेकिन इनका दबदबा कायम था। उस ज़माने में पाटलिपुत्रा में चंद्रगुप्त, ये गुप्त ख़ानदान की हुकूमत हुई। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बल्कि चंद्रगुप्त ख़ानदान की हुई। उन्होंने मुकाबला किया। उसके बाद समुद्रगुप्त उनका बेटा था, वो रहे। और उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड तख्त पर बैठा
اور اس نے سبوں کو متحد کر کے یکجا کر کے مقابلہ کیا، اور یہ ان کو کشان قبائل کو اور جو بچے ہوئے ساکا قبائل تھے ان کو کچل دیا انہوں نے۔ اس طرح سے ملیچوں کا خاتمہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ یہ ہندو دھرم میں ضم ہو گئے، سنسکرت تہذیب کو اپنا لیا، اور ان کی سیاسی پہلے بھی ہندو سنسکرت تہذیب کو اپنا لیا تھا انہیں، لیکن ان کی جو سیاسی حیثیت تھی ان کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور اس طرح خاتمہ ہوا کہ ان کی پہچان باقی نہیں رہی۔ یہ چندر گپت سیکنڈ نے اپنا نیا نام وکرمادتیہ رکھا، اسی لیے وکرمادتیہ کی حیثیت سے وہ مشہور ہوئے۔ یہ وشنو کو ماننے والے تھے۔ چوتھا گلوریس ایپوک جو ہے وہ یشودھرما کا ہے۔ یشودھرما وہ ہے جس نے ہونوں کو ختم کر دیا۔ یہ ہونس جو ہے بہت بڑی آفت تھے پوری دنیا میں۔ ہونس کے بارے میں اگر معلوم کرنا ہے تو آپ گبن کی رائز اینڈ فال آف رومن امپائر پڑھیں کہ کس طرح سے ہونوں نے تباہ کاری مچائی، یورپ کو بالکل مسل دیا، کچل دیا، اور یہ کہتے یہ ہے کہ یہ چونٹیوں کی طرح آتے اور حملہ ور ہوتے اور کچھ نہیں چھوڑتے تھے۔ اس زمانے میں ان لوگوں کو ختم کرنا، یہ 6th سینچری کامن ایرا کی بات ہے۔ اس وقت مگدھ میں گپتا ڈائناسٹی جو تھی بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اس زمانے میں مالوا ریجن سے ایک شخص آتا ہے یشودھرما، اس نے سب راجاؤں کو ملایا اور متحد ہو کر کے 528 عیسوی میں انہوں نے ہونوں کو شکست دی، اور ہون جو ہے وہ اس طرح سے ختم ہوئے کہ ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا اور کچھ بھی ان کا باقی نہیں رہا، اور ہونوں کو آج کوئی بھی الگ سے نہیں جانتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے پانچواں نام جو ہے وہ پانچواں جو گلوریس ایپوکس ہے وہ متعلق ہے، وہ ہے مراٹھوں کا۔ مراٹھوں کا جو گلوریس ایپوک ہے اس میں مقابلہ ان کا ونائک دامودر ساورکر کے مطابق وہ مسلمانوں سے ہوا، مسلم فارن پاور سے ہوا، اور انہوں نے پہلا بڑا کام یہ کیا کہ اٹک جو دریائے سندھ کے پار تھا، وہاں انہوں نے اٹک کا قلعہ پر درانی فوجیوں پر حملہ کر کے ان کو کچل دیا، اور جو درانی فوج کے مقابل جو تھے وہ رگھوناتھ راؤ اور دیگر تھے، ان مراٹھوں نے اس قلعے پہ قبضہ کر لیا۔ 1758 کی بات ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے۔ حالانکہ اس کے 3 سال کے بعد پانی پت کی جنگ ہوئی ہے، جس میں 1761 میں، جس میں درانی نے ان کو کچل دیا، ان کو ہرا دیا بری طرح سے، لیکن اس کا تذکرہ یہ وی ڈی ساورکر نہیں کرتے۔ اٹک کی اہمیت اس وجہ سے دیتے ہیں کہ اس وقت تک تقریباً 1000 سال سے یہ ویدک ہندو اس کو دریائے سندھ کو پار کر کے نہیں جا رہے تھے، لیکن انہوں نے یہ سلسلہ، یہ جو خود پہ پابندی تھی، ختم کر دیا اور اٹک پہ قبضہ ہو گیا۔ اور کہتے یہ ہیں کہ اس کے بعد جو ہے ان کا کارنامہ یہ رہا کہ ہار کے باوجود بھی پنجاب میں ہندوؤں کا اقتدار مضبوط ہوا، اور حالانکہ اور اس کے بعد جو ہے پنجاب میں اور سندھ میں اور روہیل کھنڈ میں تمام جگہ مراٹھے قبضے میں آئے۔ مراٹھوں کو بعد میں انگریزوں نے شکست دی، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ دوسری چیزیں بھی ہوئی۔ لیکن یہ جو کہتے یہ چیپٹر جو ہے بہت لمبا ہے، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے مراٹھوں کی کیا غلطیاں تھیں، اور کیوں شیواجی اس گلوریس ایپوکس میں ان کا شمار کیوں نہیں ہوتا، یہ بتایا ہے۔ آئند کسی سیکنڈ ایپیسوڈ میں ہم اس کو بتائیں گے۔ چھٹا جو ہے وہ ایپیسوڈ ہے انگریزی حکومت کا خاتمہ 1947 میں۔ اس میں کہتے یہ ہیں کہ یورپین قوتوں کو ہرانے میں میسور کے حیدر علی اور ٹیپو سلطان کے علاوہ کسی مسلم بادشاہ کا کام نہیں تھا۔
باقی جو کام کارنامہ کیا وہ ہندوؤں نے کیا. تو بہرحال بالآخر 1947 میں وہ کون لوگ تھے وہ اس میں سے کسی کا بھی وہ نام نہیں لیتے، لیکن اس کا صحرا وہ ہندوؤں پر ڈالتے ہیں کہ اس طرح سے غیر ملکی جو حکومتیں تھیں ان کا خاتمہ ہو گیا. اور یہ چھٹا ایپیسوڈ ہے. اس کے ساتھ ہمارا یہ ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے. آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹ باکس میں بتائیے.